एक और साथियों, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड था ठेका मजदूरों के लिए, उसी एक्ट में प्रावधान था। इस कानून के अंदर वो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड भी खत्म कर दी। 3 पक्षीय बोर्ड था। सरकार ये कर रही है कि श्रमिकों का जो प्रतिनिधि है या श्रमिकों का जो पक्ष है उसको खत्म कर रही है, इसलिए उन्होंने इस बोर्ड को ही खत्म कर दिया। और ये सब करके 99% श्रमिकों को जो व्यवसायिक सुरक्षा है, जो उसकी काम की सुरक्षा है, जो उसके वेतन की सुरक्षा है, जो उसके शरीर की सुरक्षा है, सारी सुरक्षा को खत्म कर दिया। अब व्यवसायिक सुरक्षा का, स्वास्थ्य का ये एक्ट बनाने का क्या मतलब बचा? इसका कोई मतलब नहीं बचा साथियों। ये सब मूर्ख बनाने का, बेवकूफ बनाने का काम है नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ठेका मजदूरों को समझना है किस तरीके का धोखा इस सरकार ने उनके साथ किया है। अब साथी प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करें। प्रवासी मजदूरों की बहुत ही दयनीय दुर्दशा है। और प्रवासी मजदूर अभी कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से करोड़ों लोग पैदल चले, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। और ये सारे अधिकतर ठेका मजदूर थे जो प्रवासी मजदूर थे, इनके लिए एक एक्ट था जिसको इस सहायता के माध्यम से खत्म कर दिया। अब पुराने कानून में क्या था? सबसे पहले जरूरी था कि जो भी प्रवासी मजदूर है, जो भी इनको लगाएगा, उसके लिए जरूरी था कि इनका जानकारी रखे, रिकॉर्ड रखे। और रिकॉर्ड रखने की शर्त किस पे छोड़ दी है? कि सरकार के ऊपर छोड़ दिया। सरकार चाहे तो रखवा सकती है। अरे भैया, जो एक्ट बनाई उसमें क्यों नहीं लिखा आपने? मैं बार बार कह रहा हूं, इन्होंने सरकार, उपयुक्त सरकार, ये लिख लिख करके पूरे प्रावधानों को, जो प्रमुख तथ्य है उनको अभी बनाया नहीं है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मंत्री, श्रम मंत्री जी जो हैं, इन्होंने संसद में कहा, जब ये सवाल पूछा गया कि जो कोरोना काल में करोड़ों लोग जो पैदल चले, इसमें कितने लोग मरे, इनका रिकॉर्ड कुछ है? तो उन्होंने कह दिया हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा तो सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। उन्होंने कह दिया साहब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके के तुच्छ और घटिया प्रावधान ये नरेंद्र मोदी की सरकार श्रमिकों के बारे में लेकर के आई है, जिसको साथी हमको याद रखने की जरूरत है। अब साथियों, सबसे बड़ा जो विषय है वो ओवर टाइम का है, काम के घंटे और ओवर टाइम का। ओवर टाइम के बारे में पहले बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था एक्ट के अंदर कि जो भी ओवर टाइम होगा उसका दुगना भुगतान करना है, यानी 8 घंटे की जगह उसको 16 घंटे का वेतन देना है। अब इस एक्ट में क्या किया उन्होंने? ओवर टाइम की स्थिति जो है उसको भी स्पष्ट नहीं करती सरकार, और उसके आगे लिख देती है कि इसके बारे में उपयुक्त सरकारें तय करेंगी, उपयुक्त सरकारें निर्णय करेंगी। यानी जब एक कानून पास हो जाएगा तब उपयुक्त सरकारें निर्णय करेंगी। ये सरकारों के नाम पे इन्होंने छोड़ दिया। और कोरोना काल में अभी 12 घंटे का छूट दे दिया, तो 12 घंटे का छूट मालिकों को मिला हुआ है और इसको टाल दिया है। इसका मतलब है कि अभी जो 12 घंटे काम का प्रावधान का छूट, ये 12 घंटे के काम को प्रावधान को रेगुलर लागू करके रखना चाहते हैं। एक बात ये समझनी है। दूसरा साथियों, ओवर टाइम के बारे में इसमें संहिता में कुछ नहीं कहा। अब इसमें एक चीज लिखी उन्होंने कि ओवर टाइम जो करने का है, ओवर टाइम सहमति से कोई भी करा सकता है। तो इस तरीके का सहमति से, जिसके अंदर ये कहा है कि आप मना भी कर सकते हो, मगर आपको पता है कि अगर कोई ठेका मजदूर मना करेगा रुकने के लिए तो दूसरे दिन से उसको नौकरी से निकाल देंगे। फिक्स टाइम मना करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे। तो सहमति तो इनकी दादागिरी से है। तो इसमें लिख दिया कि सहमति से करवा सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि ब्लैकमेल करके करवा सकते हैं। और इसमें यह नहीं लिखा कि अगर करवाएंगे तो उसको भुगतान दुगना करना है, यह नहीं लिखा है, ताकि आप उसका शोषण कर सकें ओवर टाइम करवा कर। इस कोड की धारा 26(1) के अंदर ये लिखा है कि एक सप्ताह में 6 दिन काम करा सकते हैं, मगर 6 दिन का कितना घंटा होगा, कितना जो है उसका ओवर टाइम कब से गणना की जाएगी, जिस तरीके से स्पष्ट पहले कानून में लिखा हुआ था, इसमें नहीं लिखा है। यह हमको ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने क्या किया साथियों, 26(2) में ही लिख दिया है कि ऑप्शन दिया है कि यदि कोई श्रमिक किसी वीकली ऑफ के दिन काम करता है तो इसके अंदर लिख दिया कि 2 महीने के अंदर उसको छुट्टी लेना है, उसको छुट्टी दे सकता है, मगर ये छुट्टी देकर के वो वर्किंग करवा सकता है।
छुट्टी के दिन काम करवा सकता है, और छुट्टी के दिन काम करने का दुगना भुगतान करना पड़ेगा, ये नहीं लिखा है इसके अंदर। यानी जो ओवर टाइम का डबल ओवर टाइम का जो भुगतान का जो कानून था, जो कॉन्सेप्ट था, इस संहिता के अंदर उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके इन्होंने खत्म कर दिया। अब साथियों हम चर्चा करते हैं निरीक्षण, कारखानों के अंदर जांच के बारे में जो इस संहिता के अंदर लिखा गया है, उसके अंदर वही लिखा गया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पहले से कानून बनाए थे। जैसे मध्य प्रदेश में स्वप्रमाणीकरण योजना 2014, उसके अलावा अभी शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में भी कारखाना अधिनियम में बहुत सारे संशोधन किए। और निरीक्षणों के अंदर सबसे पहली बात है कि निरीक्षण का जो एक श्रमिकों की जो मालिक निरीक्षण में फंसता था उसको पकड़ते थे और उसके ऊपर दंडनीय जो कार्रवाई होती थी, ये सारी चीजों को हटा दिया गया है। जेल तक का प्रावधान था, भारी जुर्माना था, दंड था, श्रम कानून पालन नहीं करता था। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। अब अगला कॉन्सेप्ट आया है कि निरीक्षण जो है, निरीक्षण नहीं होगा, वो सह फैसिलिटेटर होगा। अब उसको फैसिलिटेटर बना दिया, तो अब वो जांच करने नहीं जाएगा, वो साथ में उनको समझाएगा कि रिकॉर्ड कैसे बनाना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, इसके बारे में बताएगा, समझाएगा फैक्ट्री मालिक को। यानी फैक्ट्री मालिक का उसको रिकॉर्ड बनाने वाला बाबू बना दिया निरीक्षक को, और निरीक्षक का जो अधिकार था उसको बहुत ही तरीके से कमजोर कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। और जो एक अधिकारी ताकतवर तरीके से कारखाने के अंदर जाता था, उसको उस कारखाना मालिक का नौकर बना दिया, उसका गुलाम बना दिया, उसका चौकीदार बना दिया। तो जांच वाला कॉन्सेप्ट था बेसिकली रूप से, उसको इन्होंने कमजोर कर दिया। पहली बात ये समझना है साथियों। और ये सारा चीज जो संहिता बनी है, इसकी अध्याय 9 के अंदर 34 से लेकर के 42 तक की जो धाराएं हैं वो इसी के ऊपर है, निरीक्षण के ऊपर, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और निरीक्षण करना है कि नहीं करना है, निरीक्षण कब करना है, इसका अधिकार दे दिया गया उपयुक्त सरकार को। फिर उपयुक्त सरकार आ गया, उपयुक्त सरकार ये तय करेगी कि निरीक्षण करना है कि नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है, कब करना है। जब उपयुक्त सरकार जो डिसाइड करेगी, उसके आधार पर ये निरीक्षण या जो फैसिलिटेटर है वो काम करेगा। तो इसके अंदर जो निरीक्षण का पावर कानून में था उसको हटा दिया है, सरकार के अधीन इसको कर दिया गया निरीक्षक को। अब उसके अंदर क्या कर दिया है कि निरीक्षक किसी भी परमिशन के बिना कोई निरीक्षण नहीं कर पाएगा। जब तक श्रम कमिश्नर परमिशन नहीं देगा तब तक निरीक्षण करने नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि श्रम कमिश्नर ना परमिशन देगा ना वो निरीक्षण करेगा। और जो स्वप्रमाणीकरण योजना है, इसमें तो कोई योजना है नहीं, मगर स्वप्रमाणीकरण योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने बनाई थी, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि पहली बार में उसको कोई आपको अगर वो गलत भी पाया गया, जांच में आपने पकड़ लिया उसको, तो पहली बार आपको कोई कार्रवाई नहीं करना, उसको समझाइश दे के आना। फिर यदि दोबारा वो फिर वैसी गड़बड़ करता है तो फिर शिकायत होगी, फिर कमिश्नर परमिशन देगा, फिर जाओगे, फिर उसको पकड़ोगे, फिर पकड़ जाता है तो भी आपको उसके ऊपर केस नहीं बनाना। इस तरीके के प्रावधान है, आप कुछ नहीं कर सकते हो मिला जुला के। और कोई भी मालिक कितना बड़ा भी उल्लंघन कर दे, उसको अधिकतम 50,000 का जुर्माना है, जो जुर्माना लेबर डिपार्टमेंट के पास जमा होगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से साथी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जांच का जितना प्रावधान था, श्रम कानूनों की जांच था, जो मजदूरों के ऊपर शोषण दमन अत्याचार करते थे कारखाने के अंदर, उसकी जो जांच होती थी, जिसके दबाव में फैक्ट्री मालिक को मानना पड़ता था, बहुत सारे नियम कानून मानना पड़ते थे, श्रमिकों के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे, दमन करने से बचते थे कि श्रमिक शिकायत कर देंगे, जांच में हम पकड़ जाएंगे, रिकॉर्ड बना के रखते थे। अब वो सब करने का जरूरत उसको नहीं है। ये वैसा ही लेके आ गए हैं जैसा श्रम कानून नहीं था उसके पहले कारखाने थे। मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमको, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, उस समय जो शोषण का राज्य था पूंजीपतियों का, उस राज्य में धकेल दिया है, सब कुछ हमारा खत्म कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों कि अब
लेबर इंस्पेक्टर का कोई मतलब नहीं बचा तो लेबर डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं बचेगा। उसके बाद फिर आपको कोर्ट के रास्ते बंद कर दिए, फिर आप जाओगे कहां? आपकी शिकायत करोगे कहां? आपकी बात सुनेगा कौन? इस तरीके एक एक करके सारी कड़ियों को इन्होंने तोड़ दिया है। अब केवल एक ही बचा है हमारे पास, सामूहिक करके मजदूर की एकता, एकजुट होकर के लड़ना, लड़कर के जो हम पाले वो मिल जाए। बाकी कानून में इन्होंने सब चीज को निपटा दिया है। इसमें यह भी कहा गया है, आगे एक धारा बनी है जो, जिसमें कहा गया है कि ये जो निरीक्षण है केवल उन्हीं संस्थाओं में होगा जिनका पंजीयन होगा। तो पंजीयन उन्हीं का होगा जो कारखाना अधिनियम में आएंगी, और कारखाना अधिनियम में वही आएंगी जिसमें 40 श्रमिक से ऊपर है। समझ गए ना? 40 श्रमिक से नीचे वाली जो संस्था है उन पर तो कोई कानून लागू ही नहीं होंगे। बिजली वाले, बिना बिजली वाले 80 वाले। तो ये समझना है साथियों कि इन्होंने इसमें इसलिए पंजीबद्ध का किया कि वही कारखाने पंजीबद्ध होंगे जो श्रम कानून के दायरे में आएंगे। जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर 300 श्रमिक से नीचे लागू नहीं होगा, तो लागू नहीं होगा तो उसका उस वाले संबंध में उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। इसलिए इसमें कहा गया कि जो जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका तो कोई निरीक्षण होने ही नहीं, वो तो खत्म है, वो सब कानून से मुक्त है, उनको कोई कानून का पालन करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि श्रमिकों की जो शिकायत है उसके ऊपर भी इंस्पेक्टर सीधी जांच नहीं कर सकते, सीधी कार्रवाई नहीं कर सकते, सीधा निरीक्षण नहीं कर सकते। जो मैंने आपको पहले बताया, जैसा स्वप्रमाणीकरण योजना में था कि अगर किसी मजदूर की शिकायत आती है कि किसी फैक्ट्री मालिक ने उसका वेतन भुगतान नहीं किया, तो वो लेबर इंस्पेक्टर पहले उसके लिए परमिशन कमिश्नर से लेगा। कमिश्नर जब परमिशन देगा तब वो फिर उस कारखाने से परमिशन लेगा। वो कारखाना जब परमिशन देगा तब उसको बता करके उसकी जांच करने जाएगा। तो साथियों यही प्रावधान इसमें डाला गया है। हम शिकायत करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत करने का भी क्या मतलब बचेगा? और आपकी शिकायत सुनेगा कौन? जब उसको इंस्पेक्टर को जो कारखाने के अंदर जांच करने ही नहीं जाने देना है तो आपकी बात सुनेगा कौन? आप फैक्ट्री मालिक के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से साथियों जो बेसिक चा मजदूर शिकायत करे, मजदूर का, कर्मचारी का कमर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानूनी रूप से तोड़ दी है। उसको खत्म कर, उसको असहाय बना दिया, उसको पक्का गुलाम बना दिया। गिड़गिड़ा के काम करे, उस मालिक की दया पर रहे, वो चाहे जितना दमन करे तो उसके सामने गिड़गिड़ाए। ये रास्ता इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्रमिकों के लिए बना दिया साथियों। बहुत ही घातक है, बहुत ही धोखा है साथियों। ये मेहनत कश वर्ग के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। ये सहायता किसी भी मामलों में, जो नागरिक अदालतें हैं, नागरिक अदालतों में उसकी बात को सुना जाए उसको रोकती है। नागरिक अदालतों में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसको रोकती है। कितना बड़ा खतरा है साथियों। अधिकारियों के बारे में क्या है? बहुत सारे अधिकारी जो है गलत आदेश पारित कर देते हैं। यदि कोई अधिकारी के आदेश के खिलाफ आपको आवाज उठाना है तो एक अपीली अधिकारी होगा, बस उसके आगे नहीं जा सकते आप अदालतों में नहीं जा सकते। आप अभी तो आप किसी कमिश्नर का यदि आदेश है तो आप औद्योगिक न्यायालय में उसको चैलेंज कर सकते हो, मगर इस पूरी सहायता के अंदर चैलेंज करने का प्रावधान ही हटा दिया। आप किसी अधिकारी का जो आदेश है उसको मानना आपकी बाध्यता है, वो सही है या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप नहीं मानेंगे तो एक अपीली अधिकारी को अपील कर सकते हैं, वो अधिकारी भी उसको बोल दे कि नहीं वो तो जो उसने कहा वो ठीक कहा, फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं, आपको मानना मजबूरी है। तो आगे के जो न्यायालय के जो अधिकार थे, जो अदालतों के अधिकार थे, उसको पूरी तरीके से खारिज करती है ये सहायता। ये कितना बड़ा मामला है। जिस तरीके से किसान जो लड़ रहे हैं कि किसानों के कानून में एसडीएम को रखा है और एसडीएम के बाद कलेक्टर को रखा है, उस किसान के कानून में भी यही सोच है जो श्रमिकों के कानून में है कि आपको न्यायालयों अदालतों से जो आपके बुनियादी अधिकार है उसको रोकता है, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आपकी मजबूरी होगी कि आपको जो अधिकारी है उनके आदेश को मानना पड़ेगा। जो सरकार के अधिकारी है, सरकार जैसा आदेश उनसे पारित करवाएगी उसको आपको मानना पड़ेगा, आपको बाध्य होना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रावधान ये सहायता करती है जो कहीं से सही नहीं है, सब तरफ से गलत है साथियों। ये धोखा है साथियों, बहुत ही बड़ा धोखा है जिसको ध्यान रखना है।
मजदूर के, कर्मचारी के जो विवाद हैं, मजदूर के शोषण, दमन, अत्याचार के जो विवाद हैं, इनका कोई न्यायालयीय तंत्र नहीं है, सारा तंत्र ध्वस्त कर दिया। ये कितना बड़ा धोखा है। इस तरीके का प्रावधान इस संहिता में किया गया साथी। अब आगे क्या है, जैसे संहिता का कोई उल्लंघन करता है, संहिता को नहीं मानता है, संहिता का जो कानून है उसकी धारा में जो लिखा है उसका कोई अर्थ का अनर्थ निकाल ले, उस हिसाब से बोले इसका अर्थ तो ये है, कानूनी विवाद होते हैं ना, तो उसके अंदर भी कोई प्रावधान नहीं है। किसी कानून की यदि कोई गलत व्याख्या करता है तो उसकी सही व्याख्या क्या है, इसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस तरीके से जो न्यायालयीय तंत्र है इस संहिता के अंदर, उसको पूरी तरीके से इस हटाने की कोशिश की है ताकि मजदूर का, कर्मचारी का, मेहनतकश वर्ग का शोषण कर सके, उसके ऊपर दमन और अत्याचार कर सके और वो कुछ ना कर सके। इस तरीके का प्रावधान इस संहिता के अंदर लेके आए। अब साथी महिलाओं के बारे में है। कामकाजी महिलाएं, कारखानों में महिलाओं का दोहरा शोषण होता है। एक तो उनका एक शारीरिक शोषण है, ये बड़ी समस्या है, दूसरा उनका फिजिकली शोषण है। अब इसके बारे में बहुत सारे कानून थे। महिलाओं के बारे में सीधा लिखा गया है कि महिलाओं की सहमति से रात्रि पाली में भी काम कराया जा सकता है और उसकी सुरक्षा से जुड़े जितने भी सवाल हैं बाकी सबके बारे में लिख दिया गया कि उपयुक्त सरकारें तय करेंगी। मगर महिलाओं के बारे में बोल दिया गया कि ये रात्रि पाली का रास्ता उनकी सहमति से। अब महिलाओं की कोई सहमति नहीं है, महिलाओं की मजबूरी होती है, मजदूरों की मजबूरी होती है, तो उनकी मजबूरी से रात्रि में काम उनसे कराया जाएगा। ये रास्ता इस संहिता के अंदर खोला गया है महिलाओं के बारे में। तो साथियों, ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जो घातक है वही रखे हैं, बाकी बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां हैं और इसमें भाषा भी ऐसी लिखी गई कि नॉर्मल आदमी तो समझ नहीं सकता। चोर दरवाजे कैसे खोले गए वो मैंने सारा आपको बता दिया है। और साथियों, बेसिक बात ये समझना है कि इन्होंने जो आजादी के आंदोलन के पहले से लेकर के अब तक जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग श्रमिकों ने संघर्ष करके, लड़के, कुर्बानियां देकर के जो कानून बनाए थे, जैसे बीड़ी मजदूर का कानून, भवन निर्माण कर्मकार मजदूर का कानून, अलग अलग सेक्टर, खदान में काम करने वाले मजदूर, बंदरगाह में काम करने वाले मजदूर, थिएटरों में काम करने वाले मजदूर, तो ये सारे मजदूरों का जो इतना था सब कुछ नष्ट कर दिया। पत्रकारों के लिए जो कानून थे, पत्रकारों की सुरक्षा के जो कानून थे, उन सारे कानूनों को, एक्टों को इन्होंने खत्म कर दिया। और इस पूरे एक्ट के अंदर, संहिता के अंदर, इस विशेष जो कानून का काम करने की परिस्थिति, उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया। तो अब समस्या यह है कि दोबारा जो खत्म कर दिया, फिर 1 2 3 से गिनती शुरू होगी। तो बहुत ही दुखद है साथियों, ये सरकार ने इसलिए सारे श्रम कानून खत्म करके संहिताएं बनाई। और ये संहिता जो मैंने आपको समझा, इसमें 13 कानून खत्म करे हैं और 13 कानून के अंदर उन्होंने वो सारी चीजों को खत्म कर दिया है जिनको एक एक करके वो खत्म करना चाहते थे। तो मजदूर की सुरक्षा, काम की सुरक्षा, काम पर उसका स्वास्थ्य, काम पर मिलने वाली सुविधाएं, सब चीजों को एक एक करके नष्ट कर दिया। तो ये साथियों खतरा है इस नरेंद्र मोदी की सरकार की, ये मानसिकता है। हमको साथियों अच्छी तरीके से समझना है, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझना है, नरेंद्र मोदी के चरित्र को समझना है और आरएसएस के चरित्र को समझना है। हमको ये समझना है कि ये कानून लेके आ रहे हैं, जो ये कानून मजदूर की जिंदगी को, आम जनता की जिंदगी को पूरी तरीके से नष्ट करने के कानून लेकर के आ रहे हैं। और हर भाषण में नरेंद्र मोदी ये कहता है, हर बीजेपी का नेता ये कहता है, हमारी सरकार गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, किसानों के लिए है। तो हर चीज में गरीब बोलते हैं, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं है। और दूसरा साथियों, राजनीतिक रूप से आप अच्छी तरीके से समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये पूंजीपतियों के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उनके आदमी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों के फायदे के लिए उन्होंने एक्ट खत्म किए हैं। तो हमको ये समझना है कि ये मूर्ख बना रहे हैं। ये ना हिंदू राष्ट्र एक परिकल्पना है जिसके लिए देश को उलझाना है, ये समझ लो अच्छी तरीके से। और ये मेहनत का वर्ग के दुश्मन है, गरीबों के दुश्मन है ये। और गरीबों को धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहे, धर्म का नशा उनके दिमाग में चढ़ा करके उसके जिंदगी के असल सवालों से भटका रहे।
ताकि गरीब आदमी अपने जीवन के असल सवालों को ना समझ सके। इस राजनीति को समझना है हमको, इस पॉलिटिक्स को समझना है हमको। ये धोखा है सरकार का, नरेंद्र मोदी का धोखा है। नरेंद्र मोदी कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। इस कानून में क्या हिंदू बर्बाद नहीं होंगे, हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होगी? ये सिर्फ पूंजीपतियों के लोग हैं। मजदूर, किसान, मेहनतकश वर्ग के दुश्मन हैं। उनको चूसना चाहते हैं, उनको लूटना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, उन पर अत्याचार करना चाहते हैं, उनका धन लूटना चाहते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लो और इसको दिमाग में घुसा लो। ये इनका लक्ष्य है। बाकी बहुत सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, तो उनको सुने। और आपसे अपील है, कह रहा हूं कि सीरीज के सारे वीडियो सुन लो पहले से, शुरू से। इस सीरीज के अंदर मैंने सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है। बेसिकली भाजपा का, आरएसएस के चरित्र को कवर करने की कोशिश की है। आप जो मुख्य चीजें उनको समझ पाओगे, ये मेरा आपसे अपील है। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन ही करता हूं कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जागरूक करें। लोग पागल हो रहे हैं, जिनका दिमाग शून्य है, उनके पास ये वीडियो भेजें। आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं कि सारे यूथ, नौजवान, पढ़े लिखे बच्चे जो बीजेपी, आरएसएस के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, इनको सबके पास ये भेजें वीडियो, ताकि इनको समझ में आए कि ये क्या धोखा कर रहे हैं देश की जनता के साथ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं, इसकी मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं। दूसरा जिम्मेदारी ये दे रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दें और घंटी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपको मिले। आप हमारे साथ जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को जुड़वाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलें कि आप इस चैनल के साथ जुड़ो। तीसरा निवेदन यह है कि हमारी प्ले लिस्ट पे जाएं। प्ले लिस्ट पे हमने बहुत सारे फोल्डर बना के रखे हैं, जिसमें जन विरोधी नीति वाला फोल्डर भी है। उसके अलावा किसान आंदोलन का फोल्डर है, एक दर्शन सीरीज का फोल्डर है, जिसमें पूरा इतिहास है, हिंदुत्व की थ्योरी है, वो बहुत सारी चीजें जिसको पढ़ें आप, सारी विचारधाराओं को सुने आप। तो इन सारे फोल्डरों को सुने। गुलामी का एक फोल्डर है, बैंक घोटाला का एक फोल्डर है। तो ये सारे जो फोल्डर है उसमें बहुत जानकारी है, उनको सुने। और सुनने के बाद से जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। इन जिम्मेदारी को आप निभाएंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों में इस वीडियो में अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले